नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे एक आईटी बेस्ड कंपनी के बारे में। और आईटी बेस्ड कंपनी करती क्या है उसके पर ध्यान दिया जाए तो बेसिकली ये ज़्यादातर कामकाज जो है ना और डिजिटल से रिलेटेड कामकाज करती नजर आती है। कंपनी का नाम है ई मुद्रा। नाम से ऐसा लगता है कि ये बेसिकली मुद्रा अर्थात पैसा से जुड़ा हुआ कंपनी नाम निकल के आती है, लेकिन बेसिकली ये ई मुद्रा नाम के बाद ये कंपनी करती क्या है, पावरिंग द डिजिटल ट्रस्ट ऑफ एन इंटायर नेशन के लिए। और कंपनी जो वहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एक डीएसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाती है। साथ में इसके पास जो वेबसाइट्स वगैरह बनती है उसके लिए जो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, चाहे कि एस एल एल की बात हो, टी एस एल की बात हो, तो ये सारे कामकाज करती है जिसके लिए इनको एक ऑथराइजर बनाया गया है। आज कह सकते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। कहाँ से? जो कि सीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के हिसाब से उसके रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन के हिसाब से इसको परमिशन मिला है ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ तक आम कॉर्पोरेटर से लेकर के आम तक। और बाकी जो चीज़ें हैं जो कामकाज होती है वो होती है जो कि डिजिटली में जितनी खास की वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर यूज़ किया जाता है, जो कि साइनिंग के पर्पज़ के लिए, जहाँ पर टेंडर की बात हो या फिर पर्पज़ के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए, जहाँ पे जितने भी तरह के ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल हैं वहाँ पे इनकी यूजिंग होती है, चाहे वो ईशान के माध्यम से हो या डीएससी से माध्यम से हो। तो चलिए आज इसी कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम है ई मुद्रा। और ई मुद्रा के देखा जाए, ई मुद्रा की प्राइस तो काफ़ी बड़ा है, करीब 886 के आसपास। और कंपनी कहती क्या है, जो वेल ई मुद्रा इज ए लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन्वॉल्व एंड इशूअर issuing digital signature certificate in India under its ई मुद्रा ब्रांड्स। और ये इसी ब्रांड से ये कंपनी कामकाज करती नजर आ रही है मार्केट के अंदर। द कंपनी इज द लाइसेंस बाय द कंपनी इज द लाइसेंस बाय द कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अर्थात जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा से इनको मिला हुआ है जो कि लाइसेंस। चलते हैं इसके, हम कुछ पहलू पे बात करने वाले हैं। उस पहलू में सबसे पहला पहलू लोग कहते हैं जो करंट मार्केट प्राइस क्या है। मैं कहता हूँ इसको भूल जाइए क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। ये तीन चीज फैक्टर से बना है। एक पहला फैक्टर फंडामेंटल, दूसरा फैक्टर सेंटिमेंटल और सॉरी टेक्निकल, और तीसरा फैक्टर इज सेंटिमेंटल। इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या कहती है, इस हिसाब से पहला फैक्टर देखते हैं फंडामेंटल। तो बुक्स वैल्यू कितना है, करीब 80 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी बड़ा है, 329 के आसपास। और इसके बेसिस पे देखा जाए अर्निंग पर शेयर तो कहती है 9 रुपये। ये था पहला पल। अब इसके साथ एक फेस वैल्यू की बात कर लें जो कि 5 रुपये की फेस वैल्यू है। तो नॉर्मली ये फेस वैल्यू 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हमने देखा है। तो वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इस तरह के लोग रखते हैं। और क्योंकि ये फेस वैल्यू के बेस पे ही क्या बनता है, इनका नंबर ऑफ शेयर से करंट मार्केट प्राइस को। और नंबर ऑफ शेयर होती है बेसिकली ये जो स्टार्टिंग का कैपिटल होता है ना, वो स्टार्टिंग का कैपिटल करने के लिए ये होता है। और यही कैपिटल आज के टाइम में क्या हो गया, इसको इससे करेंगे तो मार्केट कैप बन जाती है। और ये जो कैपिटल है वो क्या होती है, एज अ पेड अप कैपिटल होता है। मुझे लगता है कि फेस वैल्यू यदि है तो ऑथराइज कैपिटल होती है, और एक पेड अप कैपिटल होती है तो उसमें जितना पेमेंट होगा फुल्ली पेड होगा इक्विटी उसका, तो फिर वो पेड अप कैपिटल होती है। अब आते हैं इससे अगले पैदान। अगले पैदान ये कहती है, आर ओ सी कहती है 17.7, आर ओ ई कहती है 14.4। प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 54-55 के नियर अबाउट है। कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। अब आते हैं एक पहलू ये है जो इंडस्ट्रियल की पी क्या कहती है। इंडस्ट्रियल की पी कहती है 35.3। और इसके बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक की पी क्या कहती है, 97.4। अर्थात इसके लेवल पर देखा जाए तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यूशंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो कितना होता है, 3 गुना मान लें इसको सीधा सीधा, नियर अबाउट 3 गुना मान लेते हैं। यदि इसका प्राइस देखा है तो अदर कंपनियों से कंपेयर करके देखेंगे तो नियर अबाउट द 3 गुना प्राइस क्या कहती है, ये कि जो मार्केट की प्राइस है वो 3 गुना महंगा है। ठीक है, आगे क्या कहती है, आगे जो मैंने स्पेशल काम किया है वो किया है एक प्राइस को समझने के लिए, और वो है दो तरह की चीज़ों। एक तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेट्स के को लेकर के। तो कंपनी डेट्स में क्या होती है, डेट्स टू इक्विटी रेशियो क्या है, 0.01। करंट रेशियो क्या कहती है, काफ़ी बड़ा है, 5.75 के आसपास। इसके बाद एक नया पहलू ये है जो हमने एक किसी बिजनेस को समझने के लिए काम
एक रेशियो बनाया है। उस रेशियो को आप ट्रेड रिसीवर्स रेशियो या डेटर्स रेशियो कह सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो डेटर्स सेल्स रेशियो एक किसी बिजनेस में कितना पार्टिसिपेट करती है स्टेटर, उसमें निकल के आती है सेल्स के बेसिस पे कितना परसेंटेज है। सेल्स के बेसिस पे कहती है 0.28% का रेशियो हिसाब से देखा जाए तो 0.28% का इनका डेटर्स टू सेल्स रेशियो निकल के आती है। इसके बाद दूसरा पहलू है जो प्रॉफिट के बेस पे डेटर कितना फंसा हुआ है। तो जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बेस पे यदि डेटर्स को चेक करें तो वो निकल के आती कितना, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से डेटर कितना परसेंट ज़्यादा है, 135% से ज़्यादा इंक्रीजेबल। अर्थात जितना आपका पैसा आपके प्रॉफिट पॉकेट में है ना, उससे डबल पैसा आपके मार्केट में उसी सेल्स के बेसिस पे जिस पे आपने प्रॉफिट बुक किया है वही मार्केट में पैसे फंसे हैं। और वो पैसा कब आएगा, पैसा आएगा नियरली 4 महीने। तो ये 4 महीने का जो वर्किंग कैपिटल था वो मारा जाता है और ये आपकी इस हिसाब से ये परसेंटेज गेन निकल के आती है, परसेंटेज लॉस निकल के आती है। चलते हैं आगे, आगे समझने के प्रयास करते हैं। वो है एक 52 वीक की हाई की तरफ। अभी तक ये 52 वीक में सबसे बड़ा जो मोटिव था वो था 15,915 तक। लो के बाद देखा तो निकल के आती है 900 406 पे, अर्थात यहाँ 400 से लेकर के सीधा देखा जाए तो कितना 2.5 के हिसाब से कामकाज करती है, नहीं कर रही टू, उसको सीधा सीधा देखा जाए टू टाइम्स 200 2.25% जंप कर चुका है मार्केट में। ये निकल के आती है एक बॉटम से लेकर के हाई रेंज तक के। अब इनमें एक चार्ट में एक तरह से देखने का प्रयास करें, कंपनी आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनी है और आईटी इनेबल में और ढेर सारा कंपनी है। उसको पीयर्स के बेसिस पे कंपेयर करने का प्रयास करें तो कैसे होता है, उसमें हमने 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड ऑन किया है। खास के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात हमने किया है। अब यहाँ पे जो इन सभी में देखा गया पी की बात करें तो पी सबसे कम किसका निकल के आता है और एवरेज क्या है। एवरेज पी निकल के आता है 38.112 के आसपास। उसमें ई मुद्रा का कितना है 97 पॉइंट, अर्थात इसके हिसाब से कितना है, यदि इंडस्ट्रियल की टोटल पी है 38 तो इसका पी कितना है 97। इसके हिसाब से कितना बनता है नियरली 2.5x के हिसाब से, अर्थात इसकी वैल्यूएशन क्या निकल के आती है, इसके आंकलन हिसाब से वैल्यूएशन का ज़्यादा महंगा लग रहा है। लेकिन क्या हकीकत ऐसा होता है नहीं होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथ में डेट्स रेशियो की तरफ देखा तो डेट रेशियो ये कहती है। अब आते हैं हम कहाँ पे, इसके तरफ, और वो चार्ट में एक साल की चार्ट को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक साल के चार्ट में यदि हम केवल आंकलन ये मान लेते जो अच्छा पी ना बहुत ज़्यादा है, पी ज़्यादा है अर्थात मार्केट में इसकी प्राइस काफ़ी महंगा लग रही है, जब सस्ता होगा तो लेंगे, ऐसा यदि होता तो फिर इसकी प्राइस इतना मूवमेंट नहीं करता। इसकी प्राइसिंग देखिए एक ही प्राइस पे लगातार कामकाज करती नज़र आती, उसके बाद मार्केट में क्या होती है, इसके प्राइस में क्या होती है, मोमेंटल चेंज होता नज़र आता है। उसके बाद देखिए क्या बनाती है सेटअप, इनकी बार बार सेटअप चेंज होती नज़र आती है और सेटअप लगातार एक अच्छी पोजीशन पे बनाती नज़र आती है। इसमें लास्ट 1 महीने के चार्ट देखो, क्योंकि 1 महीने आपको पता है ना 4 जून याद हो, 4 जून के मार्केट सबके सब सपाट हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने तब से अच्छी सी बुलिश दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंकलन देखे आज भी स्टॉक अच्छी खासी जंप लेके कामकाज करती नज़र आती है। जहाँ से हम एक आंकलन करके देखें तो ये आंकलन इस हिसाब से एवरेज हिसाब से निकल के आती है। उसको एक एवरेज और निकाल के देखा जाए, इनका एवरेज निकलता है नियर अबाउट द सेम प्राइस। मुझे लगता है कि इनका एवरेज इसी एस्प्रेस पे बार बार आके अटकी है, अर्थात इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये आप इसको सपोर्टिंग जोन मान सकते हो, क्योंकि इस प्राइस के बाद दोबारा गिरावट देखने को फिलहाल नहीं मिलती नज़र आती है 1 महीने के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए ये बेनिफिशियल नज़र आती है। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस तो है नहीं किसी स्टॉक को खरीदने बेचने के को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट में यहाँ तक हमने देख रहा हूँ ये भी कंपनियाँ लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों को लगता है कि एक्वायर करती नज़र आती है या अपनी स्टेक को बढ़ाती नज़र आती है। तो इसमें एक लेटेस्ट देखने को ये मिला था, जून के अंदर उन्होंने 28 जून का अपडेट दिया था कि हम भी एक कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं और एक्वायर करते नजर आते हैं। कहती है कंपनी एक्विजिशन ऑफ द TW095 इंटरनेशनल INC USA, एक यूएसए बेस्ड की कंपनी है और यार साथ ये इंडियन बिजनेस नहीं, इंडिया के अलावा और भी बिजनेस कामकाज करती है। जहाँ पे डिजिटली के हिसाब से देखा जाए तो ये आईटी में कामकाज करती है और कहती है कंडक्ट द साइंड
The agreement to acquire 100% of the ownership interest of the TWO 95 International INC, New Jersey, USA, and Digital Transformations Solution and the Service Company from for a consideration of the US dollar 10.1 million में इन्होंने एक्वायर करती नजर आती है कंपनियां। तो ये इसके पास भी पोटेंशियल अच्छा खासा मिलता नजर आता है, जो कि जो कंपनी खास इंडिया में कहा जाता है ना, जो कंपनी लगातार जिससे दूसरे कंपनी को खरीदती नजर आए, सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसी को बनती है, भले उसके मार्केट की प्राइस कुछ भी हो, ऐसा देखने को आंकलन लगता है। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, आगे देखा जाए चार्ट में, चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। चार्ट की ट्रेंडिंग तो ये दर्शाती है लगातार स्टॉक में एक जंप लगाती नजर आती है, इसका ट्रेंडिंग अच्छा खासा मोमेंटल के साथ कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं अगले पड़ाव, और अगला पड़ाव क्या है फंडामेंटली में समझने के लिए। फंडामेंटली में क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का डेटा देखें तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर डेटा में लगातार करीब 40 करोड़ से बढ़ते हुए कहाँ पे 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया क्वार्टरली डेटा बेसिस में। ऐसे ही प्रॉफिट तरफ देखें तो प्रॉफिट भी करीब करीब यहाँ पे देखने को मिली, करीब कितने करीब 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनती नजर आती है। इससे पहले का प्रॉफिट का आकलन करके देखें तो इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलती नजर आती है। अर्थात पिछले क्वार्टर से देखें तो 5% का जंप निकल के आता है। आते हैं ईयरली को, ईयरली डेटा। ईयरली कहती है, ईयरली में देखें तो ईयरली कहती है इनका 102 करोड़ के आसपास था, जो कि 373 करोड़ के आसपास हो। यदि इन दोनों को कंपेयर करके देखें पिछले 5 साल का डेटा तो कितनी परसेंट की जंप होती है, मुझे लगता है नियर अबाउट द 2.25 तो ज़्यादा मान ली ले, क्योंकि 3.25 के आसपास देखा जाए, 3.25 और मुझे लगता है 3.7 कि नियर 3.6 के आसपास देखा जा सकता है उसको, जहाँ पे जंप करती नजर आती है। इसकी पिछले 5 साल का डेटा। अब आते हैं प्रॉफिट पार्ट में। प्रॉफिट कहती है 76 करोड़ का, और इससे 76 करोड़ इसमें कभी भी नहीं आता था। ईयर ऑफ ईयर हिसाब से एक टॉप परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जहाँ पे देखा गया कि इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो भी काफ़ी अच्छा रहा, 42% तक पहुँचा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी करीब अच्छा खासा देखने को मिला, नियरली 3 साल में 63% तक दिया है। स्टॉक प्राइस सीजीआर 1 साल में करीब 114% की, उससे पहले तरह नहीं है, क्योंकि इससे पहले शायद लिस्टिंग का इशू था, लिस्टिंग रिसेंटली हुआ था या कुछ, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। रिटर्न इक्विटी की तरफ 10% से ज़्यादा है, तो एक हिसाब से चारों के चारों इंडिकेटर इनका एक सपोर्टिंग जोन के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे तैयार किया जाता है। अब आते हैं, जो हमने रेशियो का पार्ट ले ही लिया था, क्योंकि हमने इसीलिए जो रेशियो हम आज से पहले वाले अपनी स्टडी में वीडियो में ये बताते थे कि अच्छा इनका ये सेल्स है, सेल्स के बेसिस पे इनका जो डेटर्स रेशियो है ये है, और इसी रेशियो के को हमने रेशियो में कन्वर्ट करा, जो कि एक समझना में और आसानी हो, इसलिए हम वहाँ पे जाके और अमाउंट को वहाँ पे वेरीफाई करने का प्रयास करें, तो अमाउंट पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो नियर अबाउट हम अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए डेटर्स रेशियो में चलते हैं, और डेटर्स कहती है नियर अबाउट क्या डेटर्स है इसका। नियर अबाउट डेटर ये मिला कि इसका 103 करोड़ का टोटल डेटर पड़ा हुआ है, और टोटल 103 करोड़ का डेटर कितने कितने के आसपास है, करीब करीब देखने को ये मिला 273 करोड़ में 103 करोड़ के आसपास का डेटर पड़ा हुआ है। तो एज अ परसेंटेज देखा जाए रेशियो के हिसाब से कितना रेशियो बनती है, वो रेशियो बनती नजर आती है कितना 0.028 के आसपास, अर्थात 28% के आसपास को सीधा देखा जाए, ये रेशियो को हटा दें, 28% के आसपास इसका क्या बनती नजर आती है, निकल के आती है, जो कि इनका डेटर्स फंसा हुआ है। अब आते हैं अगला पदान क्या था। अगला था हमने डेटर्स को प्रॉफिट से कंपेयर करने का प्रयास किया, तो डेटर्स से प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट कितना था 76 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट था 103 करोड़ के आसपास था ना, 103 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट के बेसिस पे कितना गुना ज़्यादा निकल के आता है, प्रॉफिट के बेस पे देखें तो करीब करीब 135% का प्रॉफिट के बेस पे डेटर पड़ा हुआ है। इसका आकलन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे बिजनेस में पैसा कहाँ पे कितना अटका पड़ा है, उसका क्या मार्केट वैल्यूशन निकल के आती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और ये पैसा आता है नियर अबाउट 4 महीने। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। नेक्स्ट पड़ाव क्या कहती है इसके लिए, नेक्स्ट पड़ाव कहती है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा गया 57% और 42% की होल्डिंग नजर आती है, जहाँ पे पब्लिक और प्रोमोटर्स निकल के आती हैं। प्रोमोटर्स में कौन से ऐसे बड़े हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो प्रोमोटर्स में तरफ देखा जाए तो प्रोमोटर कहती है इसके लिए जो कंपनी है और कुछ, जैसे एक कंपनी निकल के जिनके पास 16% की होल्डिंग है, एक और निकल के जिनके पास इंडिविजुअल है जिनके पास करीब
ज़्यादातर 32% होल्डिंग है। और कुछ मतलब इस तरह से एक प्रमोटर्स ही एक इंडिविजुअल प्रमोटर ही रन करती नज़र आती है। एफआई बहुत बड़ी नहीं है फिलहाल, लेकिन पोजीशन लगातार कभी बढ़ाती कभी घटाती है। डीआई की पोजीशन लगातार बढ़ती नजर आती है इस स्टॉक में, अर्थात डीआई को ऐसा लगता है कि अच्छा स्टॉक तो काफ़ी जंप करने वाली है, इसीलिए स्टॉक में लगातार क्या हो रहा है, डीआई की पोजीशन बनती नजर आती है, जहाँ पे 9% से सीधे 5% इंक्रीज कर देती है। पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक में कोई भी अगर सुपर इन्वेस्टर की तरफ देखा जाए तो सुपर कौन निकल के आती है, लक्ष्मी कौशिक आती है, जो कि पहले वहाँ पे देखने को मिलती थी। ये मुद्रा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट है, ऐश्वर्या अरविंद और ऐश्वर्या कृष्णा कुमार। तो ये दो तीन नाम से यहाँ पे कुछ बड़े 6% के आसपास पोजीशन लेके बैठे हैं, कुछ मतलब 6 4 10% तो यही हो गया। और जो बाकी पोजीशन है जो रिटेल में कामकाज करती है वो उसमें से निकाल देते हैं करीब कितना 10% निकाल देते हैं तो निकल के आती है करीब 16% के आसपास। अब क्या 16% रियली में ऐसा है, इसके लिए डेटा है यहाँ पे जो एनएससी के बीटा वर्जन में है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मैं ये समझने के लिए पर्पस बड़ा अच्छा होता है। कहते हैं इंडिविजुअल में क्या निकल के आती है, तो इंडिविजुअल में कितना परसेंट है, ओनली ऑन 10%। अर्थात ये देखने को ये आई यहाँ पे पोजीशन कितने हैं, रिटेल के अंदर केवल और केवल 10% ही होल्डिंग है। जो 10% को मार्केट कौन रन करता है पता है ना, 10% को रन कराने वाले ये सब के सब लोग होते हैं जो मार्केट में रिएक्शन लेके आते हैं। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट कंपनी के बारे में हमने देखा कि कंपनी लास्ट एक्विजिशन की बात करती नजर आई 28 से, उसके बाद फिलहाल कोई ऐसा इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आती है। अब आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी क्या कहती है। जहाँ पे डिविडेंड की पार्ट की तरफ देखा जाए तो कंपनी अभी फाइनल डिविडेंड दिया था, 20/6 को फाइनल डिविडेंड दिया था करीब ₹1.25 के हिसाब से पर शेयर, और रिजल्ट को पार्ट को हमने कवर किया ही है। और एज ऑन टाइम फ्रेम स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस लेवल है, जहाँ पे देखा जा सकता है कि जो स्टॉक 2 साल में लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद की जो परफॉर्मेंस है 2 साल में 251% का जंप है। एक कट ऑफ टाइम के हिसाब से देखा जाए तो एज ऑन डे 1 साल में करीब 113% का जंप है, और नियर अबाउट द लगातार स्टॉक ने कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट करके दिया है, जहाँ तक ये स्टॉक की परफॉर्मेंस की सवाल बनती है। इसके पीयर्स कंपनी में देखें तो पीयर्स कंपनी यहाँ पे आती है एल टी एस, लेकिन इसको कंपेयर नहीं किया सकते कुछ से, इससे मुझे लगता है इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस लेवल की कंपनियों से कंपेयर नहीं किया सकता, इसके लेवल और इसके लेवल में काफ़ी अंतर निकल के आता है। जहाँ पे पीयर्स में देखा एक कंपेयर यहाँ पे एनएससी पे भी एक कंपेयर होता है, अलग अलग वेबसाइट्स के कंपेयर है। इनके पीयर्स में क्या निकल के आती है, इनके पीयर्स में निकल के ये आती है जो सबसे बड़ी कंपनी में जाके स्टैंड लोन हिसाब से देखा जाए तो कहती है अलाइट्स डिजिटल सर्विस, और इसके बाद निकल के आते हैं जेनिस जेनसिस्ट इंटरनेशनल, फिर ईद मुद्रा का तीसरे नंबर पे नाम आता है, जहाँ पे इनकी रिवेन्यू की बात करें, रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रही है यहाँ पे, और फिक्स एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ देखें कंसुलेट डेटा क्या कहती है इसके बारे में। कंसुलेट डेटा कहती है इसके बारे में जो टोटल पीएस में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं जो जेनेसिस्ट आती है, दूसरे नंबर पे ई मुद्रा का नाम निकल के आता है, जो कि पीएस में सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा रिजर्व और सबसे ज़्यादा फिक्स एसेट्स लेके बैठी नजर आती है। साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छी खासी निकल के आती है। साथ में टोटल रेवेन्यू की पार्ट्स में देखा सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू किसकी ज़्यादा आती है वो जरा एक बार देखें। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसकी आती है, वेस्टर्न लॉन में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एलाइड्स की आती है। नहीं, ये रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से फिल्टर किया गया ना, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे ई मुद्रा लिमिटेड के बारे में, जिसकी जो कामकाज करती है डीएससी सर्विस बनाने में और कामकाज करती है डीएससी से रिलेटेड कामकाज करती नजर आती है।